जब 1999 में द मैट्रिक्स रिलीज हुई थी तो उसने सिर्फ एक्शन फिल्मों या पॉप कल्चर को ही नहीं बदला, बल्कि लोगों के हकीकत को देखने के तरीके को ही बदल दिया। इसे अपने समय से आगे कहा गया था और कई मायनों में सच भी था। इसके जबरदस्त स्पेशल इफेक्ट्स ने एक्शन की परिभाषा ही बदल दी। एआई से बने भविष्य की इसकी तस्वीर अजीब तरह से संभव लगती थी और नियंत्रण और धारणाओं पर इसके सवाल लोगों के दिमाग में क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी गूंजते रहे। शुरू में तो यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया कुछ और साफ होने लगा। मैट्रिक्स सिर्फ दिखने में भविष्य की कहानी नहीं थी। असल में ये फिल्म इंसान की अपनी बनाई चीजों से, उन सिस्टम्स से जो हमारी जिंदगी को बनाते हैं, अपने आप पर लगाए अंधेरे पाबंदियों से और उस चुपचाप चल रही जंग से है जो हमें बताता है कि क्या बनना है और उस इंसान के बीच है जो हम सच में बन सकते हैं। ये मशीनों की बात नहीं है, ये दिमाग की बात है। क्योंकि जो हमें सच में फंसाता है वो तकनीक नहीं, बल्कि हमारा खुद का दिमाग है। हाँ, द मैट्रिक्स में एआई और कंट्रोल की बात होती है, लेकिन असल में ये वही नहीं है। दिखने में द मैट्रिक्स एक सिम्युलेटेड दुनिया से बचने की कहानी है, पर अगर गहराई से देखें तो ये उस खुद के बनाए हुए बंधनों से छुटकारा पाने की बात है। डर, शक, अविश्वास, यही असली वजह है कि ये फिल्म आज भी मायने रखती है और आने वाले वक्त में शायद और भी ज्यादा मायने रखेगी। ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारे दिमाग में चल रहे अनदेखे कोड और उसे बदलने के चुनाव की बात है। शुरुआत से ही हमें दिखाया जाता है कि इस दुनिया के नियम हैं, लेकिन हर कोई उन नियमों का पालन नहीं करता। कुछ, जैसे ट्रिनिटी, उन्हें मोड़ सकते हैं और कुछ नहीं। और जो ये नियम लागू करते हैं, एजेंट्स, वे डरावने होते हैं, सिर्फ उनकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे काबू का प्रतीक हैं। फिर हम नियो से मिलते हैं। वो पहले से ही कुछ ढूंढ रहा है। वो निराश और कट गया है। उसे पता है कि दुनिया में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो इसे ठीक से समझा नहीं पाता। वो अपार्टमेंट 101 में रहता है, बाइनरी कोड की दुनिया में। वो एक प्रोग्राम्ड इंसान है। क्या वो शून्य है या असली नंबर 1? उसकी प्रोग्राम की हुई पहचान और उसकी संभावित असली पहचान के बीच ये टकराव मॉर्फियस से मिलने से पहले ही मौजूद है। यहां तक कि डायलॉग और विजुअल्स भी एक गहरे सच की तरफ इशारा करते हैं। और चाहे जानबूझकर हो या नहीं, रूम 101 जॉर्ज ऑरवेल की 1984 की टॉर्चर चेंबर भी है, जहां लोग अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए मजबूर किए जाते हैं। ये तुलना थोड़ी दूर की हो सकती है, लेकिन नियो के लिए वह अपार्टमेंट एक अंदरूनी मानसिक पीड़ा को दर्शाता है। वह एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जो असली नहीं लगती। उसे इस बात का डर सताता है कि कुछ गड़बड़ है। हमें नियो की स्थिति उस सीन में और अच्छी तरह समझ आती है जब वह काम पर जाता है। उसका बॉस उसे ऐसे शब्दों में डांटता है जो साफ बताते हैं कि मैट्रिक्स क्या चाहता है, बिना सवाल उठाए आज्ञा पालन। ये कंपनी दुनिया की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है, क्योंकि हर एक कर्मचारी समझता है कि वह पूरे सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए अगर कोई कर्मचारी के पास दिक्कत है तो कंपनी के पास भी दिक्कत है। ये सिर्फ कॉरपोरेट बातें नहीं है, ये सिस्टम की आवाज है जो नियो को उसकी जगह याद दिला रही है। मैसेज साफ है, अपनी अलग पहचान रखना खतरा है। नियमों पर सवाल उठाना तुम्हें ही समस्या बना देता है। और वैसे तो बॉस सिस्टम जैसा लगता ही है, वो एक एजेंट जैसा भी दिखता है। एजेंट स्मिथ के साथ वो फिल्म में एकमात्र ऐसा इंसान है जो नियो को मिस्टर एंडरसन कहता है। जब नियो अपने बॉस से बात करता है, जो एक खिड़की साफ करने वाला होता है, मिट्टी साफ करता है, तस्वीर धुंधली से साफ हो जाती है। नियो अब धीरे धीरे इस धोखे को समझने लगा है। वो अभी पूरी तरह जागा नहीं है, लेकिन उसकी आंखें खुलने लगी हैं। एजेंट्स का सब काम कंट्रोल में रहता है, और कंट्रोल तब तक चलता है जब तक दिखावा बना रहता है। तो जब नियो पकड़ा जाता है, स्मिथ एक फाइल खोलता है जो वो पहले से पूरी तरह जानता है। ये सब बस नाटक है, ताकि ये दिख सके कि ये एक आम पूछताछ है। लेकिन जब नियो फोन करने की मांग करता है, तो माहौल बदल जाता है। आखिरकार एक फोन कॉल ही तो है।
मैट्रिक्स से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। जवाब तुरंत और सख्त आता है। वे उसके मुंह बंद कर देते हैं। संदेश साफ है। भागने की सोच भी सिस्टम के लिए खतरा है। यहां तक कि उनके कपड़े भी फासला दिखाते हैं। एजेंट्स एक जैसे सूट पहनते हैं, साफ सुथरे, कॉरपोरेट जैसे, और मशीन की तरह। वहां अपनी अलग पहचान की कोई जगह नहीं है। वे सिस्टम है। इसके उलट नियो, मॉर्फियस और ट्रिनिटी ऐसे कपड़े पहनते हैं जो स्टाइलिश, अलग और उनकी अपनी पहचान वाले होते हैं। हाँ, वे कूल दिखते हैं, लेकिन यह सिर्फ दिखावा नहीं है। उनका अंदाज ही विद्रोह है। समाज की नियमों और नियंत्रण को नकारने का एक दृश्य तरीका। अगली सीन में कार के अंदर, जहां ट्रिनिटी, इबोग और स्विच हैं, खिड़की पर बारिश ऐसी लगती है जैसे मैट्रिक्स का कोड हो, जो चुपचाप हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी उस धोखे में फंसे हुए हैं। लेकिन इस सीन की असली ताकत सिर्फ दृश्य में नहीं है, बल्कि भावनाओं में है। तुम वहां नीचे जा चुके हो, नियो। हम उस रास्ते को जानते हैं। तुम्हें बिल्कुल पता है कि उसका अंत कहाँ होता है। और मुझे पता है कि तुम वहीं नहीं रहना चाहते। यह किसी भी इंसान के लिए एकदम सही लाइन है जो छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। एक नौकरी जिससे वे नफरत करते हैं, एक जहरीला रिश्ता, एक लत, खुद का वो रूप जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। यही इस सीन की छुपी हुई खूबसूरती है। मैट्रिक्स सिर्फ दिमाग की जेल नहीं है। यह हर उस चक्र का रूपक है जिसे तोड़ने से हम डरते हैं, भले ही हमें पता हो कि वो हमें कहाँ ले जाएगा। आखिरकार जब नियो मॉर्फियस से मिलता है, तो वो पल होता है जब नियो के अंदर की उलझन शब्दों में उतरती है। ये सिर्फ एक सीन नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी बातचीत लगता है जो हम में से कई लोगों ने अपने अंदर की आवाज से की होगी। कभी न कभी हर कोई अपनी गलती करता है। क्या तुम तकदीर में विश्वास रखते हो, नियो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं कि मेरी जिंदगी मेरे काबू में ना हो। नियो अभी भी कंट्रोल को किसी बाहरी चीज के रूप में देखता है जिसे थामे रहना है। उसे अभी तक ये समझ नहीं आया कि असली कंट्रोल तभी शुरू होता है जब उसे छोड़ना सीखो। इस वक्त वो अभी भी सिस्टम से जुड़ा हुआ है और एक ऐसी दुनिया पर प्रतिक्रिया दे रहा है जिसे वो समझ नहीं पाता। मॉर्फियस, जो ग्रीक सपनों के देवता के नाम पर है, उसे जगाने आया है। ये सिर्फ जागने की बात नहीं है। ये उस सच से जागने के बारे में है जिसे हमने हकीकत मान लिया था। मैट्रिक्स को इस बात का भी उतना क्रेडिट नहीं मिलता कि इसकी कुछ सीनें कितनी डरावनी होती हैं। जैसे जब नियो असली दुनिया में जागता है। ये एक अजीब तरह की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। वो एक पौड़ में से निकलता है जो तरल पदार्थ से भरा होता है। उसका शरीर कमजोर और असमंजस में होता है। ये जन्म है बिना किसी गर्माहट या आराम के, सिर्फ मशीनरी और ठंडे धातु के बीच। ये बिल्कुल साइंस फिक्शन हॉरर है। और जैसे ही वो जाग जाता है, उसे फेंक दिया जाता है। जागा हुआ दिमाग सिस्टम के काम का नहीं रहता। जहाज पर नियो पूछता है, मेरी आंखें क्यों दर्द कर रही हैं? मॉर्फियस कहता है, तुमने इन्हें कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। ये तो सीधी बात लगती है, लेकिन यह सिर्फ एक शारीरिक बात नहीं है। नियो पहली बार बिना किसी फिल्टर के असल दुनिया का सामना कर रहा है। कोई भ्रम नहीं, कोई आराम नहीं, बस सच्चाई। इन दो दुनियाओं के रंग भी एक कहानी बताते हैं। मैट्रिक्स में हरा रंग होता है, जो पुराने मोनोक्रोम मॉनिटर्स के रंग जैसा दिखता है, जो इस भ्रम को डिजिटल सिस्टम और कोड से जोड़ता है। यह हमें ये याद दिलाने वाला एक विजुअल संकेत है कि हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हैं। लेकिन दूसरी तरफ असली दुनिया ठंडी और धातुई है, जहां कोई आराम या रंग नहीं है। इस कहानी में सच गर्मजोशी भरा नहीं है। ये आसान नहीं है। फिर भी ये सच है। और सिर्फ यही बात इसे तलाशने लायक बनाती है। नियो को पता चलता है कि मैट्रिक्स सिर्फ कोड नहीं है, बल्कि नियंत्रण है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी आंखों पर पर्दा डालती है ताकि हमें सच से अंधा किया जा सके कि इंसानों का इस्तेमाल हो रहा है। मशीनें ऊर्जा के लिए लोगों को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसका मतलब साफ है। बेहोश दिमाग सत्ता के सिस्टम के लिए काम आते हैं।
जब तक हम सोए रहेंगे, हम उनका सेवक बने रहेंगे। मॉर्फियस नियो को बताता है एक ऐसे आदमी के बारे में जो मैट्रिक्स के अंदर पैदा हुआ था, जिसे अपनी मर्जी से इसे बदलने की ताकत मिली थी, जिसने सबसे पहले उन्हें आजाद किया था और जो एक दिन वापस आकर इस जंग का अंत करेगा। वो इसे भविष्यवाणी के तौर पर बताता है, एक चुने हुए व्यक्ति की बात करता है। चाहे तुम इसे धार्मिक संदर्भ समझो या नहीं, बात साफ है। विश्वास ही वो चीज है जो सिस्टम को तोड़ता है। जो लोग उस एक की तलाश में हैं, वो सिर्फ एक इंसान नहीं ढूंढ रहे। वो इस बात पर भरोसा बनाए हुए हैं कि इस दुनिया में आजादी अभी भी मुमकिन है। मुझे कुंग फू आता है। ये ट्रेनिंग है। ये सीन उस वक्त आते हैं जब फिल्म का असली मकसद साफ होने लगता है। मैट्रिक्स असली नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग इसे असली बना देता है। कहानी के इस मोड़ पर नियो बस रूटीन में फंसा है, लेकिन अभी भी वो कैदी जैसा सोच रहा है। अभी भी अपनी सीमाओं में विश्वास करता है। जैसे कि उसे थकावट होती है, लेकिन मॉर्फियस को नहीं। जैसे कि उसे पसीना आता है, सांस फूलती है। ये मैट्रिक्स नहीं है। ये उसकी खुद की सीमित सोच है। आखिरकार ये सारे नियम तो बस कोड हैं। लेकिन सबसे पहले नियो को ये मानना पड़ेगा कि ये मुमकिन है। जाहिर है, ये बातें सिर्फ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं है, ये एक नए सोच की शुरुआत है। एक ऐसी सोच जहां विश्वास से ही मुमकिन होता है। फिल्म हमसे भी यही सवाल पूछती है। अगर तुम डर, शक और अविश्वास को छोड़ दो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी? ये सीन सिर्फ कहानी बताने के लिए नहीं है। ये एक टेस्ट है। जैसे ही मॉर्फियस मैट्रिक्स के बारे में समझाता रहता है, नियो का ध्यान एक लाल पोशाक में लड़की पर चला जाता है, और जब वो वापस देखता है तो उसके सिर पर पिस्तौल तानी होती है। ये एक चाल है, और इसका साफ मतलब है। ध्यान भटकना खतरनाक होता है, खासकर जब तुम जागने की कोशिश कर रहे होते हो। लाल कपड़े में महिला कोई भी प्रलोभन हो सकती है जो तुम्हारा ध्यान रास्ते से भटका दे। सोशल मीडिया, आराम, अहंकार, डर, काम वासना। मैट्रिक्स कुछ भी इस्तेमाल करेगा ताकि तुम साफ देख न सको और रास्ते पर ध्यान न दे सको। ये पल एक बहुत जरूरी बात को दिखाता है। तुम सिर्फ जाग नहीं सकते। तुम्हें जगे रहना पड़ेगा। तुम्हें फोकस्ड रहना होगा, क्योंकि सिस्टम हमेशा देख रहा होता है कि कब तुम्हारी सावधानी कमजोर पड़े। सिफर उनमें से एक है, जो सबसे फिल्म के अहम किरदारों में से एक। वो बुरा इसलिए है कि वो बहुत ही इंसानी है। वो थका हुआ है, निराश है। उसे खुशी और सामान्य जिंदगी की कमी महसूस होती है। और जब वो कहता है कि अज्ञानता में ही सुख है, तो आप सच में उसकी बात से असहमत नहीं हो सकते। यही बात उसे खतरनाक और साथ ही बहुत करीबी बनाती है। उसे पता है कि दुनिया असली नहीं है, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो झूठ में जीना और खुश रहना पसंद करता है, बजाय कि मुश्किल सच को सहने के। और इस लिहाज से शायद वो पूरे फिल्म का सबसे इंसानी किरदार है। यही वजह है कि वो फिल्म में एक परफेक्ट खलनायक बनता है, क्योंकि उसकी तुलना बाकी क्रू मेंबर्स से, खासकर नियो से, बिल्कुल उलट होती है। नियो जागने का फैसला करता है, वहीं साइफर भूल जाने का। नियो मुश्किल रास्ता चुनता है, जबकि साइफर पीछे हट जाता है। और सच चुनने या आराम चुनने के बीच ये टकराव ही द मैट्रिक्स की असली लड़ाई है। वो सीन जब साइफर की स्मिथ के साथ डील होती है, बहुत दिलचस्प है। क्रू एक साथ बैठकर एक फीका, बोरिंग नाश्ता कर रहे होते हैं। ये तुरंत और जरूरी कंट्रास्ट दिखाता है अमीर, स्वादिष्ट खाने के मुकाबले स्टेक का लजीज अनुभव। और बस यही बात है। सच हमेशा मुंह में अच्छा नहीं लगता। मैट्रिक्स में एक बच्चे की एंट्री होती है। कोई चम्मच नहीं है। बच्चा मैट्रिक्स की व्याख्या नहीं करता। वह बताता है कि इसमें कैसे सफल होना है। आप सीधे दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप अपना दिमाग बदलो, तो दुनिया उस पर प्रतिक्रिया देती है। जो हम हकीकत समझते हैं, वह अक्सर हमारे अंदर के प्रोग्रामिंग का ही एक प्रतिबिंब होता है। ये बात सीधे नियो की ओरेकल से मुलाकात में भी झलकती है। वह उसे जवाब नहीं देती, बल्कि वह उसे वो देती है जिसकी उसे जरूरत होती है। ओरेकल बोलती है, सुनो,
इसे सही या गलत के नजरिए से सोचने की कोशिश मत करो। जब वो नियो को वास के बारे में बताती है तो नियो मान लेता है कि वह द वन नहीं है, क्योंकि ओरेकल उसे ऐसा मानने देती है। लेकिन यही विश्वास या अविश्वास उसे रास्ता अपनाने देता है। और जाहिर सी बात है, ऐसा ही होता है। नियो को मरना पड़ता है, सचमुच और रूपक दोनों तरह से, अपने पुराने आप को छोड़ने के लिए, ताकि वह आखिरकार द वन बन सके। ओरेकल ने जरूरी नहीं कि उसे झूठ बताया हो, उसने बस एक बीज बोया था। जब नियो मरा तो वह भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। एक काली बिल्ली 2 बार गुजरती है। यह एक छोटा सा अजीब सा पल होता है, लेकिन यह दिखाता है कि यह भ्रम कितना नाजुक है। बस एक छोटी सी सोच में बदलाव और सच सामने आ जाता है। जैसे ही वे बचने की कोशिश करते हैं, मोर्फियस खुद को बलिदान कर कुछ वक्त खरीदता है। और यहीं उसकी आस्था अपनी एक अलग ताकत बन जाती है। यहां तक कि ओरेकल ने भी कहा था कि कोई उसे मन नहीं सकता। मोर्फियस ने नियो पर पूरी तरह से, बिना शक के भरोसा किया। यही विश्वास उसे स्मिथ का सामना करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही उसे पता हो कि इससे उसकी मौत लगभग निश्चित है। और जबकि मॉर्फियस की आजादी की चाह उसे खुद को बलिदान करने पर मजबूर कर देती है, जबकि साइफर धोखे में और गहराई तक डूब जाता है। यह सिर्फ धोखा नहीं है, बल्कि हार मान लेना है। वह सच के लिए और दर्द सहने को तैयार नहीं है। जब मॉर्फियस पकड़ा जाता है, एजेंट स्मिथ सिर्फ अपनी चाल नहीं दिखाता, बल्कि उसकी नफरत भी सामने आती है। न सिर्फ रेजिस्टेंस से, बल्कि पूरी मानवता से। मुझे ये जगह, ये चिड़ियाघर, ये जेल, ये हकीकत सबसे नफरत है। स्मिथ इंसानों को एक बीमारी कहता है। उसे उनके आसपास रहना भी पसंद नहीं। लेकिन उसकी नफरत के पीछे कुछ और भी ज्यादा बेचैनी है। वह बाहर निकलना चाहता है। विडंबना यह है कि स्मिथ, जो सिस्टम का एजेंट है, उतना ही फंसा हुआ है जितने लोग मैट्रिक्स में जुड़े हुए हैं। वह भी भागना चाहता है, लेकिन नियो की तरह, जो अपना दिमाग खोलता है और आखिरकार अपने संदेह और डर को छोड़ देता है। स्मिथ आजादी चाहता है, प्रभुत्व और विनाश के जरिए। और फिर ये भी है, जैसे ही हमने तुम्हारे लिए सोचना शुरू किया, वही हमारी सभ्यता बन गई। ये लाइन अब लगभग एक भविष्यवाणी बन गई है। मैट्रिक्स कब्जा करता है, युद्ध से नहीं बल्कि समर्पण से। जब इंसान खुद से सोचने का फैसला छोड़ देना और मशीनों को हमारे लिए सोचने देना, ये सिर्फ एआई के ज्यादा स्मार्ट हो जाने की बात नहीं है। ये हमारे खुद के निष्क्रिय हो जाने की बात है। स्मिथ का ये मोनोलॉग आधुनिक जिंदगी का एक कड़वा सच्चाई भी लग सकता है। कोई जो अपनी नफरत वाली नौकरी में फंसा हो, हर दिन वही उबाऊ दिन दोहराता रहे और बार बार भागने का सपना देखता रहे। इसलिए हम उसके साथ जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, जो उसे एक बहुत ही असरदार खलनायक बनाता है। इसलिए मुझे जाना होगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी चीज पर यकीन करता हूं। क्या? मुझे लगता है मैं उसे वापस ला सकता हूं। नियो और ट्रिनिटी का मॉर्फियस को बचाने वाला पूरा सीन फिल्म के सबसे शानदार एक्शन सीक्वेंस में से एक है। इसलिए ये इतना मशहूर है। लेकिन गोलियों के पीछे कुछ गहरा हो रहा है। नियो अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। वह धीरे धीरे ये समझ रहा है कि जो सीमाएं उसने कभी मानी थीं, वो असल में कभी मौजूद ही नहीं थीं। और ये विश्वास, बाकी सब चीजों से ज्यादा, उसे आजाद करना शुरू कर देता है। वह अभी पूरी तरह जागा नहीं है, लेकिन यही वो पल है जब असली बदलाव आता है। शुरू हो गया है। अब वो अपनी कहानी का सिर्फ मुसाफिर नहीं रहा। उसने खुद पर भरोसा करके कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है। रास्ता जानना और रास्ते पर चलने में फर्क होता है। ये बात अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी लगती है। हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां जानकारी हर जगह है। किताबें, मोटिवेशनल वीडियो, अनगिनत पॉडकास्ट्स, लेकिन कामयाबी मिलना, वो कम ही होता है। नियो थ्योरी तो जानता था, लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने कदम उठाए। सबवे में स्मिथ से लड़ाई में नियो दौड़ना बंद कर देता है। वो मुड़ता है, क्योंकि उसे यकीन होता है। वो डरता नहीं अब कोशिश करने से। कुछ ही पल बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सिर्फ मौत में,
और अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह छोड़ने में वो पूरी तरह से फिर से जन्म लेता है। इस बार पूरी तरह जागरूक। अब वो कोड देख सकता है। उसे अब गोलियां बचाने की जरूरत नहीं। वो मैट्रिक्स में पूरी आजादी से घूम सकता है, इसे अपनी मर्जी से आकार दे सकता है जैसे वो हाथ में मिट्टी हो। और आखिर में नियो अपनी बात साफ कर देता है। वो फिल्म खत्म करता है हिंसा से नहीं, बल्कि साफ नजरिए से मशीनों और हम सबको बता रहा है कि आगे क्या आने वाला है। जब हम रुकेंगे, डर और काबू के नियमों के हिसाब से खेलना बंद करो, और जब हम सीमाओं की बजाय संभावनाओं पर भरोसा करना शुरू कर देंगे, तो कुछ भी मुमकिन है। मैट्रिक्स सिर्फ एक जेल नहीं है, ये एक आईना है, हमारी अपनी हकीकत का प्रतिबिंब है। जब हम मानना छोड़कर खुद पर भरोसा करना शुरू करेंगे, तब हम दुनिया को अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। ये फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन ये तुम्हारा है।